दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये कहानी के साथ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद जो घर में लोगों को, खास करके जिस घर में बेटा नहीं होता, उन लोगों के मन में ये ख्याल होता है, जो औलाद तो रहती है लेकिन बेटी होने की वजह से उन लोग का ये ख्वाहिश रहता है जो किसी बेटे को गोद लिया जाए। तो ऐसे ही एक दंपति के पास एक लड़की तो थी, लेकिन उनका सपना था जो वो भी एक बेटे का माँ बनते, पिता बनते, उनके घर में भी एक बेटा होता। बस इसी ख्वाहिश के चलते एक दिन अचानक वो लोग एक लड़के को लेकर घर पर आता है। छोटा सा बच्चा था, 3 साल उम्र था, 2.5-3 साल का उम्र होगा। एक लड़का था, और उसके बाद पहले से ही एक लड़की होती है उसे, और लड़की जो है 5-6 साल की हो चुकी थी उस वक्त। तो लड़की को थोड़ा बहुत समझ थे। अब जब उस बच्चे को लेकर आता है दंपति, तब वो लड़की उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है, जो मेरा भाई आ गया। बड़ी ही प्यार से रहने लगता, बड़ी प्यार करती थी वो अपने भाई को। लेकिन कुछ समय जाने के बाद जब लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगा, तब वो लड़की देखती है कि उसका जो प्यार, जो उसका माता पिता उसे करते थे, अब उसका प्यार बढ़ चुका है। यानी अब प्यार दोनों तरफ हो रहा था। लड़के को भी जितना चाहता था और लड़की को भी उतना ही चाह रहे माता पिता। इसे देख के अब लड़की के मन में जलन होने लगी, क्योंकि लड़की थोड़ा बहुत समझ रही थी। अब ऐसी बचपना थी, फिर भी उसे गुस्सा होता, जो मेरे लिए जो चीज़ लाता वो और मेरे भाई के लिए भी लाता। अगर मेरा भाई नहीं रहता, वो लड़का नहीं रहता, तो सारी चीज़ मुझे ही देता। वही सोच सोच के और ज़्यादा बड़ी होती गई। धीरे धीरे समय बीता, लड़का भी बड़ा होने लगा, लड़की भी बड़ी होने लगी। अब दोनों स्कूल जाने लगे। लेकिन माँ बाप का जो व्यवहार है वो लड़की को ऐसा लगने लगी थी, जो उसके तरफ प्यार अब कम होने लगा और लड़के की तरफ प्यार ज़्यादा करने लगा। यानी लड़की को कम और लड़के को ज़्यादा प्यार करते थे। ये लड़की के मन में घर कर गया। अब लड़की उस लड़का से, जिस लड़का को लेकर आया था, उससे ऊपर बहुत ज़्यादा नफरत हो जाती है। अब बात बात पर वो चिढ़ जाती है। वो लड़का कुछ भी बात करता है तो ये लड़की भड़क जाती है और हमेशा झगड़े के मूड में रहती है। सारी बात माँ बाप का कहना तो मानती थी, लेकिन लड़का कुछ भी कहता तो उसको बर्दाश्त नहीं होती थी। वो मुंह पर उल्टा सीधा बोल देती थी और अपने माँ बाप को धमकी भी देती थी, जो तुम लोग इतने प्यार क्यों करते हो, वो तो हमारे सगे भाई नहीं है, वो तो तुम्हारा सगा औलाद नहीं है, तो फिर तुम इतना प्यार क्यों करते हो। लेकिन इस बात को सुनने के बाद माता पिता के ऊपर बहुत ज़्यादा दुख पहुंचती है। माता पिता को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचती है, तकलीफ पहुंचती है। जी, ये मेरी लड़की कैसे कैसे बातें कर रही है, जितनी बड़ी होते जा रही है उतनी बदतमीज़ होते जा रही है, और माँ बाप से तमीज़ से बात भी नहीं करते, अपने भाई को तो प्यार करती ही नहीं है। और ऊपर से उसके जहन में ये सब क्या ख्याल आ रहे हैं, जो ये दूसरे का औलाद है, तुम अपने औलाद क्यों मानते हो, इसे इतना प्यार क्यों करते हो, वह हमारे मैटर में क्यों बात करते हैं। ये सब से लेकर पिता और माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन पिता उस लड़की को कसम देता है, जो अपने लड़की का हाथ जो है अपने सर पर रख लेते हैं, ज़बरदस्ती कसम खिलाते हैं। क्योंकि वो लड़की कई बार कह चुकी है, जो अगर ऐसा ही रहा तो मैं उस लड़के को कह दूंगा, जो तू तो लावारिस है, तू तो एक अनाथ है, जो तुझे मेरे पापा ने लेके आया है और तुझे पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। तेरा कोई हक नहीं है इस घर की किसी भी बात को लेकर, किसी भी मैटर को लेकर तू बात करे। इसे सुनने के बाद उस पिता को बहुत ज़्यादा दुख होते, तकलीफ होती है, जो मेरी बेटी को मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, एक ऐसे संस्कार उसको मिल रहा है, वो ऐसे क्यों बिगड़ती जा रही है। तभी उस पिता ने अपनी बेटी का हाथ अपने सर पर रख के कसम लेती है, जो तू कसम खा, जो आज के बाद तू कभी भी इस बात को अपनी ज़बान पर नहीं लाएगा, जो वो तेरा भाई, सगा भाई नहीं है और मेरे वो सगा औलाद नहीं है। क्योंकि उस लड़के को इतना ही पता है तो उसकी बड़ी बहन है और हम दोनों उसके माता पिता हैं। अगर उसे थोड़ा भी मालूम पड़ेगा, थोड़ा भी भनक लगेगा, जो हम उसके सगा माता पिता नहीं है और तू उसकी सगी बहन नहीं है, तो उस बेचारे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, बहुत ज़्यादा दुख पहुँचेगा। तू कसम ले मेरा। लेकिन लड़की कसम नहीं खा रही थी। तभी वो ज़बरदस्ती कसम दिलवाते हैं, अगर तू नहीं कसम खाएगा तो मेरा मरा हुआ मुँह देखेगा। तो आखिर लड़की सगी लड़की थी, इस वजह से कसम ले लेती है। अब कसम तो ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं जो उसका प्यार उस भाई के ऊपर आ जाएगा। दिन ब दिन और ज़्यादा नफरत बढ़ती गई।
फिर धीरे-धीरे पिता का मौत होता है, माँ की मौत हो जाती है बीमारी की वजह से। लेकिन एक दिन वो लड़का जो है, उसी घर में, उसी लड़की से शादी कर लेती है, जिसे वो बहन मानते थे और वो लड़की जो भाई तो नहीं मानते थे, लेकिन उसे धोखे से उस लड़का ने उसे शादी कर लेते हैं। जब शादी की सुहागरात को वो लड़की घूंघट उठा के अपने शौहर की तरफ देखती है, अपने पति की तरफ देखती है, तो उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। जी, ये मेरा शादी किस क्योंकि उसी लड़का ने करवाया था अपनी बहन को बोल के, जो मैं तेरा शादी करवाऊँ, माता-पिता का इच्छा था, जो तेरी शादी जल्द से जल्द करा दूँ। लेकिन उसे क्या पता था वो खुद शादी कर लेगा और उसी घर में उसके साथ उसी कमरे में मौजूद होता है, तो उस लड़की का पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। फिर कुछ ऐसा सबूत वो लड़का दिखाता है जिसके चलते वो जो लड़की बचपन से उसको नफ़रत करते जा रही थी, नफ़रत करते आ रही थी, उसके पैर पकड़ लेते हैं और आखिरकार उसके गले लग जाता है और अपना माफ़ी भी माँगता है। जो कुछ भी सोच रही थी, जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया मैं बचपन से लेकर आज तक, वो मेरी गलती थी, मेरी गलतफ़हमी थी, मुझे माफ़ कर दो और मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करो। वाक़ई ये दिलचस्प कहानी आपको पूरी सुनने के बाद आपको भी लगेगा, हाँ, मैं जो भी कहानी निकाल कर लाता हूँ, कहीं न कहीं इस कहानी को सुनने में भी आपको भी अच्छा लगता है। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, आप मुझे भेज सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी है स्टोरी बाय रहमान, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो आप सीधा इंस्टा में पहुँच जाओगे, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हो और वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। तो भाई चलिए जानते हैं पूरा कहानी आज का क्या है। दरअसल ये कहानी है एक बहुत बड़ा व्यक्ति का होता है, और व्यक्ति का नाम जो होता है रवीन। रवीन जो है एक बिजनेसमैन होता है। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, घर बार भी बहुत अच्छा है। रवीन जो है, रवीन के अलावा रवीन का पत्नी और एक लौती बेटी होती है। एक लौती बेटी होने की वजह से, बिजनेसमैन की बेटी है और अच्छा खासा बिजनेसमैन है, इस वजह से उसे बहुत ही लाड़ प्यार से बड़ी कर रही थी, पल रही थी। और नौकर चाकर है, घर में काम करने वाला, फैक्ट्री में तो काम करने वाला, बहुत सारे वर्कर हैं। लेकिन लड़की धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, और जो रवीन है, रवीन और रवीन को पत्नी को लग रहा था जो हमारे घर में एक बेटा भी होना चाहिए, आगे जाकर बेटा ही तो हमारे बिजनेस को संभालेगा। लेकिन उसे बेटा पैदा नहीं हो रहा था और एक लड़की थी। लड़की का नाम जो है संजना होती है, और संजना अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब वो अकेली थी घर पर, उसे भी दिल बहलने के लिए कोई छोटा बच्चा होना चाहिए। तभी एक दिन अचानक जो रवीन होता है, काम से लौटते वक्त एक छोटा सा बच्चा को गोद में लेकर घर पर आता है। उसे देखने के बाद रवीन का जो पत्नी होती है बहुत खुश हो जाता है, वो एक लड़का होता है। और संजना भी देख के बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि रवीन इसमें कहता है, संजना देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लेके आया हूँ, तुम्हारा भाई लेके आया हूँ। अब संजना जो है उसे गोद में ले लेती है। तब वो लड़का जो है, मैं 2.5-3 साल का होगा, छोटा सा प्यारा सा बच्चा था, लड़का था। अब संजना उसे प्यार करने लगती है। रवीन का पत्नी जो होती है, संजना की माँ, वो भी उसे सीने में लगा लेती है और प्यार करने लगती है। अब वो बच्चा जो है धीरे धीरे उसी मतलब बड़ा होने लगा। अब वो लोग को लेकर आया, पालन पोषण कर रहा था। अब धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हो रहा था। अब उस लड़की जो है, लड़की भी बड़ी हो रही थी। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी तो लड़की को थोड़ा बहुत समझ आ रही थी, बचपना तो थी लेकिन समझ आ रही थी। वो देख रही थी कि जब से ये लड़का आया है, लड़का का नाम उन लोग ने रखा था संजय। ये संजना की बहन, संजना का भाई संजय, ऐसा होता है ना, एक ही जैसा नाम रखते हैं। तो संजय नाम रखा था। और संजना देखती है कि जब से संजय आया हुआ है, लेकर आया है, मेरे कुछ दिन तो प्यार किया, लेकिन थोड़ा बड़ा होने लगा तो संजना देखती है कि जो मेरा भाई है, इसके वजह से मेरा प्यार बढ़ चुका है। मुझे उतना प्यार नहीं करता जितना पहले करता था मेरे माता पिता। अब जितने भी प्यार है, जो कुछ भी लेके आता है, सब चीज़ में बंटवारा हो रहा है। जो भी लाता है 2 लेके आता है, एक तो मेरे लिए लाता है और दूसरा संजय के लिए लाता है। बल्कि संजय के लिए तो एक्स्ट्रा खिलौना भी लाता है, क्योंकि वो छोटा होने की वजह से संजना के लिए नहीं लाते। तो ये संजना के मन में एक घर पैदा कर रहा था, गुस्सा,
उसके मन में गुस्सा आ रहा था, अपने भाई को लेकर नफ़रत होने लगा था। क्योंकि उस संजना को अच्छी तरह से पता था वो उसके सगा भाई नहीं है, क्योंकि वो बड़ी थी, उससे करीब 2-3 साल के बड़े थे। जिस वजह से अब संजना जो है अपने भाई के ऊपर जो बचपन से प्यार किया था, अब बड़े होने लगा तो नफ़रत में बदल गया। अब धीरे-धीरे नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि एक दिन संजना अपने माँ-बाप माता-पिता को कहने लगा, एक कुछ बात हो रहा था तो उस बात को जो है संजय ने टोक दिया। ऐसे ही संजय अपनी बहन से मस्ती करता था, मज़ाक करता था, हँसी-मज़ाक वाला लड़का था, हँसमुख लड़का था। उस बात को टोक देता है माता-पिता के सामने। तब संजना गुस्से में कहती है, जो पापा मम्मी आप लोग इसे मना कर दो, मेरे कोई भी बात पे टोका ना करें। इसका हिम्मत कैसे हुई मेरे बात को टोकने की, और इसका कोई हक नहीं बनता। अब उसके गुस्से को देखकर जो है संजना का जो माता पिता होता है, वो लोग भी थोड़ा आश्चर्य होता है, जो ये कैसी बातें कर रही है, कैसी जबान हो रही है, ऐसे ऐसा क्यों वो रिएक्ट कर रही है, इतना गर्म होने की वजह क्या है। कहीं ना कहीं वो गुस्से में थी। अब इस वजह से वो संजय को कहता है, बेटा संजय तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारे जो बहन है वो गुस्से में है, उसे छेड़ो मत, तुम अपने कमरे में जाओ। और संजय बहुत ही अच्छा लड़का था, माँ बाप का हर कहना मानता था। अब बहन को चिढ़ा दिया, गुस्सा हो गई। संजय को भी समझ में आया, संजय को माता पिता ने समझाया, वो भी अपने कमरे में चला गया। उसके बाद संजना को माता पिता दोनों समझाते हैं, जो बेटा ये तू क्या कैसे बातें कर रही है, तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, तेरा भाई है वो। संजना गुस्से में कहती है, वो मेरा भाई नहीं है, आप लोगों ने उसको पाला पोसा, वो अनाथ है, कहीं से आप लोग लेके आया। तरह तरह की बातें करने लगी संजना। अब ये दोनों को, रवीन और रवीन के पत्नी यानी संजना के पिता और संजना के माँ को अजीब सा लग रहा। तो ये लड़की जितनी बड़ी होती जा रही है उतनी बदतमीज़ होते जा रही है, उसको तो बात करने का तमीज़ भी नहीं है, ये कैसी बातें कर रही है। तो यही दिन गुजरता गया, संजना के अंदर नफरत बढ़ती गई और संजय जो है अपने माँ बाप के करीब होने लगा। भले ही उसके सगा माँ बाप नहीं था, लेकिन उन लोगों के करीब होने लगा और संजना दूर होने लगी। संजना को उतना प्यार भी नहीं कर रहा था, क्योंकि संजना बात तो सुनती नहीं थी और ऊपर से संजय को लेकर अनब सनब बकती थी, जिसके चलते अब रवीन और रवीन का पत्नी जो है टेंशन में रहने लगा। जो हम लोग जब तक है तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग की मौत हो जाए तो ये दोनों जो है कुछ कर ना बैठे। खास करके संजना के ऊपर तो उन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उन दोनों का सगा बेटी जो थी, उन दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था ये कैसी बेटी है, ऐसा क्यों रिएक्ट करती है। कितने मर्तबा समझाया उसे, भाई के नज़र में देखो, तुम्हारा छोटा भाई है, लेकिन ये समझती नहीं है। यही दिन गुजारता गया। अब दोनों जवान हो चुका था, दोनों कॉलेज जाने लगे थे, संजना भी और संजय भी। कभी कभार संजना के दोस्त वगैरह आते हैं घर पर, लेकिन संजय भी जानते थे और उन लोगों को भी पता था, जो संजना का एक भाई भी है, सब लोग को पता है जो ये संजना का भाई संजय है। लेकिन जब घर पर कोई आता था तब संजना ने साफ साफ मना कर देता था संजय को, जो मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई फ्रेंड, मेरा कोई सहेली अगर मेरे घर पे आते हैं तुम उन लोगों के सामने मत आना, उन लोग अगर बात करना चाहेगा तो भी तुम बात मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये कह देती थी संजना अपने भाई को। अब भाई भी हंसी मजाक वाला लड़का था, बहन के हर बात पे जो है हंसी मजाक में उड़ा देते थे। एक दिन ऐसा ही कुछ प्रोग्राम के लिए उसके सारे सहेली आई थी, संजय को भी जानते थे, लोग भी संजय से बातें कर रहा था, और संजय जैसा हंसी मजाक करने वाला लड़का था, हंसी मजाक में बहुत ही बातें कर रहा था। इसको देख के संजना को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में संजना अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है, दरवाज़ा खोलती नहीं। लेकिन उसकी सहेली जितनी भी आई थी वो सारे लोग कितनी आवाज़ें लगाती, लेकिन संजना दरवाज़ा नहीं खोलती। आखिरकार वो दोनों भी थके हैं, जितने भी फ्रेंड आए थे वो लोग अभी वहाँ से चले जाते हैं संजय से बातचीत करने के बाद। शाम होती है, रवीन आता है ड्यूटी से, ऑफिस से आता है। आने के बाद संजना के बारे में पूछताछ करते हैं, जो संजना कहाँ है, तो संजय ने साफ साफ बता दिया जो ऐसी ऐसी बात है। उसका कुछ सहेली आए थे, फ्रेंड आए थे, हमसे बात करने लगे, तो वो गुस्से में दरवाज़ा बंद कर लिया और दरवाज़ा खोले नहीं। उन लोगों ने भी बहुत आवाज़ें लगाया, लेकिन संजना ने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिरकार उन जितने भी लोग आए थे चले गए। तो रवीन जाके दरवाज़ा खुलवाता है संजना का। संजना बहुत गुस्से में थी, कमरे के अंदर थी। तो रवीन समझ गया था
जो ये भाई के वजह से ही वो वैसे ही है, गुस्सैलू है। तो उसके कमरे में जाते हैं रवीन, और रवीन जाने के बाद पूछताछ करते हैं, जो क्या हुआ, तुम्हारी सहेली आई, उसे भी जानते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हो, तो उसमें क्या बुरी बात है, जो लोग भी जानते हैं इसीलिए बात किया। तो संजना कहती है, आप उसे मना कर दीजिए, वो मेरे कोई भी सहेली से या मुझसे बात करने की कोशिश ना करे, या मेरे कोई भी मैटर पे उसको बोलने का कोई हक नहीं। वो हमारे घर के कोई नहीं लगता, उसे आपने पाल पोस कर बड़ा किया, उसे आपको बताना चाहिए। वो तो नहीं तो वो अपना हक जताएगा, वो तो अपना ही सब कुछ समझते हैं। तब रवीन के उसे समझाता है संजना को, देखो हक तो उसका है, जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक उसका है। ये सुनने के बाद संजना और गुस्सा होती है, जो पापा आप क्या कह रहे हो, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, वो आपके सगे औलाद नहीं है तो उसका हक कहाँ से बनता है। आपने उसको पाल पोस कर बड़ा कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, उसका खर्चा उठा रहे हो, उसके लिए काफ़ी है, अब हक की बात कर रहे हो। अगर ऐसा ना हो मैं उसको साफ साफ बता दूं। तो इसे सुनने के बाद रवीन संजना का हाथ पकड़ते हैं, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के अपने सर पर रखता है और कहता है, कसम खाओ मेरे सर की, ये जो तुम बातें कर रहे हो, जो उसे बता दूंगी, वो हमारे घर का कोई नहीं लगता, मैं उसके सगा पिता नहीं हूँ, ये सारी बात तुम उसको कभी नहीं कहोगे, कसम लो मेरे सर की। संजना तो कसम नहीं खा रहे थे, लेकिन रवीन जबरदस्ती उसको कसम दिलाता है, जो इस बात को अगर तुमने दोबारा जबान पर लाया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अब ये कसम तो दिला देते हैं। कुछ दिन संजना ठीक ठाक चल रही थी, चुपचाप चल रही थी, भाई जो भी हंसी मजाक करता था वो सह लेती थी, कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन शाम के वक्त फ़ोन आता है, शाम के वक्त फ़ोन आता है, और आने के बाद कहता है, जो संजना और संजय को बताता है, कॉल में फ़ोन में आया था, उस रवीन के वाइफ के पास फ़ोन आया था, जो रवीन का एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल में। जैसे रवीन का एक्सीडेंट हुआ तो संजना भी रोने लगी, संजय भी रोने लगे, सब रोते बिलखते हॉस्पिटल पहुंचता है। अब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद देखता है कि रवीन का कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, यानी एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक हुआ था, जिसके चलते अब रवीन का जान जाने वाली थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे बचा लिया था। लेकिन कुछ पलों का मेहमान था, डॉक्टर का कहना कभी भी इस व्यक्ति का जान जा सकता है। सारे लोग उसके पास करीब था, संजय भी था, संजना भी था, उन दोनों को समझाता है रवीन समझाने के बाद वो दोनों अब रोए जा रहा था। रवीन की वाइफ का जो है हालत बहुत बुरा था। अब दोनों को समझाने के बाद दोनों को बाहर भेज दिया जाता है। अब रवीन के पत्नी की बारी थी, उसे कुछ कहता है, कुछ हाथ पे कुछ कहता है, मतलब रवीन कुछ इन दोनों बच्चों के बारे में अपनी वाइफ को बताती है, और कुछ संजय के बारे में बताता है, जो मैं तो नहीं रहूँगा, लेकिन राज की बात को तुम किसी को मत बताना। हाँ, समय आने पर तुम भी इस बात को संजय को बता देना। कुछ ही देर में रवीन का मौत हो जाता है। अब रवीन को मौत हो जाने के बाद एक झटका सा लगता है। संजना भी अब खामोश हो गई थी, संजय को ऊपर कुछ चीखती नहीं थी, चिल्लाती नहीं थी। पिता का मौत हो गया, और पिता के मौत के बाद जो है संजय भी बहुत ज़्यादा दुखी था, किसी से बात नहीं करता था, जैसे वो हंसमुख टाइप का लड़का था। अब पिता के, क्योंकि उसे तो पता ही था वही पिता है, जो रवीन ही उसका पिता है, संजना उसकी बहन है, और जो माँ है उन दोनों की माँ है। उसे क्या पता था, जो उसे पाल पोस कर बड़ा किया उनके सगा बेटा नहीं है। जब से उसको होश आया उसको पता है ये मेरी परिवार है। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची थी, बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा था, लेकिन कहते हैं ना, समय सब कुछ ठीक कर देता है। धीरे धीरे दिन यूँ ही बीतते गया, समय बीतते गया। अब रवीन को सारे लोग भूलने लगे, लेकिन अब संजना के जो माँ है, रवीन के वाइफ, वो चाहती थी जो पूरी बिजनेस का जो भागडोर जो है संजय संभाले। जैसे ही इस बात को संजय को कहता है तो संजना के और ज़्यादा गुस्सा, फिर से दोबारा गुस्सा, वही गुस्से में आ जाती है। वो सोचने लगती है, जो पिता का बिजनेस को चलाने का हक उसके औलाद को है, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं भी तो मैनेजमेंट के कोर्स किया है, मैं भी तो बिजनेस से रिलेटिव पढ़ाई किया है, और मैंने तो एजुकेशन हासिल किया, हाई एजुकेशन हासिल किया, तो फिर मैं क्यों नहीं बिजनेस चला सकती। क्या मैं लड़की होने की वजह से मुझे दूर किया जा रहा है, और मैं तो, वो तो कोई नहीं है, वो तो एक अनाथ लड़का है, और उसको बिजनेस सौंप रहे, आगे जाके वो अपना हक जताने लगे, अपने नाम पे सब कर ले।
तो क्या होगा? इस बात को लेकर अब संजना माँ को भी टोकने लगी। माँ भी वही पिता के जैसा संजना को समझाते थे, जो बेटा, क्योंकि उस रवीन को वाइफ को, संजना का माँ को भी संजय के बारे में रवीन ने सब कुछ बता के गया था। जो राज था, जिसके चलते उस लड़का को लेकर आया था, कहाँ से लेकर आया था, कौन है संजय, इसके बारे में अब वो दूसरा इंसान थी रवीन का वाइफ, जो संजय के बारे में पता था। यहाँ तक कि संजय को खुद को नहीं पता था वो कौन है, संजना तो दूर की बात है। इस वजह से अब जो रवीन का वाइफ है, संजना की माँ, वो भी संजना को समझाते हैं, जो बेटा इतना गुस्सा होना अच्छी बात नहीं है, तुम लड़की हो और एक ना एक दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुमको तो इस घर छोड़कर जाना है, और ये जो भी घर है, बिजनेस है तुम्हारे पापा का, ये सारी जिम्मेदारी तो बेटे को लेना चाहिए। तब संजना कहते वो बेटा नहीं है, लेकिन संजना का माँ कहती है बेटा नहीं तो क्या हुआ, वो तो सब कुछ मानता है, हम ही लोग को तो अपना परिवार मानता है, तुम्हें अपना बहन मानते हैं, मुझे अपना माँ मानते हैं, और तुम्हारे पिता जो थे उनको पिता मानते थे, इतना ही काफ़ी है। लेकिन संजना ये सब बात नहीं मानती थी, अपनी माँ का बात भी नहीं सुनती थी। यूं ही दिन गुजारता गया। अब संजय जो है बिजनेस को पूरी तरह से संभाल चुका था, हैंडल कर चुका था। वो अब एक बिजनेसमैन बन चुका था, पढ़ाई खत्म हो चुका था, जवान हो चुका था। अब यहाँ जो है संजना के लिए रिश्ता तलाश कर रही थी, जो विकास का, खास करके जो संजय है, संजय जो है अब अपनी बहन के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे, जो जवान हो चुकी है, इसका रिश्ता जल्द से जल्द लग जाए, इसका शादी करवा दो। लेकिन संजना के जो माँ है वो नहीं चाहती थी जो बेटी इतना जल्दी घर से विदा हो जाए। अभी तो पढ़ाई ख़त्म किया, कुछ साल उसके साथ रहे, लेकिन पिता के मौत के बाद, रवीन के मौत के बाद, रवीन की जो वाइफ है, संजना की जो माँ है, उसका भी तबीयत में कुछ खराबी आ गया था, यानी वो गुमसुम रहने लगी थी। देखते ही देखते संजना का माँ भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। अब जब बीमार पड़ी तो एक दिन सुबह सुबह संजना देखती है कि माँ कमरे से बाहर नहीं आई, क्योंकि माँ बहुत सुबह उठ जाती थी। इस वजह से संजना को डाउट हुआ कि संजय ऑफिस निकल चुका था और संजना घर पर थी। तो संजना देखती है कि माँ बाहर क्यों नहीं आई है। माँ के कमरे में जाती है तो उसके पैर तले जमीन खिसक जाता है, जो चीज़ वो अंदर देखती है, क्योंकि संजना देखती है उसकी माँ बेड पर जो है उल्टियाँ कर रही है और मुंह से खून निकल रहा है। इसे देखने के बाद चीखते ही चिल्लाते सारे घर के नौकर आ जाता है। किसी ने संजय को फ़ोन किया, संजय घर ऑफिस जा ही रहा होता है, रास्ते में था। यू टर्न लेके वो घर वापस आता है। माँ की हालत को देखते हुए वो माँ को गोद में उठाकर फ़ौरन उसी गाड़ी में बैठ जाता है और बैठ के हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अब जब माँ को गोद में उठाकर संजय हॉस्पिटल लेके जाता है, इसे भी देख के संजना को गुस्सा होती है और अपने आप के ऊपर भी वो कोस रही होती है, क्योंकि उसे ये क्यों नहीं लगा, वो चीखा चिल्लाया, नौकर आया, संजय को फ़ोन किया गया, उसे इतना दिमाग में नहीं आया जो मैं अपने माँ को उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेके जाऊँ, उसके बाद संजय को फ़ोन करूँ। ये क्रेडिट भी तो संजय को मिल गया, जो माँ तड़प रही थी, वो रास्ते से जा रहा था, फिर वो वापस आ गया माँ को लेकर। ये संजना के मन में गुस्सा आया, जो मैं ये काम क्यों नहीं किया। बहरहाल हॉस्पिटल पहुँचता है, हॉस्पिटल में उसका चेकअप होता है। अब जब उसका चेकअप हो रहा था संजना की माँ की, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो सारे रिपोर्ट करवाया। डॉक्टर को डाउट था, जो डाउट था वो रिपोर्ट में साफ साफ पता चला, जो संजना की माँ की जो है कैंसर की बीमारी है और बहुत लेट हो चुका है, यानी लास्ट स्टेज पे आ चुका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बारे में अब दोनों को बताया जाता है, क्योंकि संजना के माँ को तो बता नहीं सकते, पेशेंट है वो। संजना को बताते हैं डॉक्टर और संजय को बताते हैं। दोनों को जैसे ये पता चलता है, दोनों को तो होश उड़ जाता है। पहले पिता गुजर गया, अब माँ की ये बीमारी हो भी लास्ट स्टेज, डॉक्टर बता रहा है कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसे सुनने के बाद दोनों बहुत ज़्यादा रोया। संजना तो वहीं पे हॉस्पिटल में फूट फूट के रोने लगी। तभी संजय जो है उसको दिलासा देता है संजना को, जो चुप हो जाओ, तुम क्या कर रही हो, ये हॉस्पिटल है और कुछ नहीं होगा, ऊपर वाले ने चाहा तो कुछ नहीं होगा, माँ को, माँ देखना, ठीक हो जाएगा, मैं माँ को ठीक करा दूंगा, मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा, इलाज कराऊंगा। अब संजना भी पढ़ी लिखी थी, उसे भी समझ थी जो माँ ठीक नहीं होगा, उसे जो बीमारी है और लास्ट स्टेज है, तो ठीक होने का तो सवाल ही नहीं है। वो रोई जा रही थी। आखिरकार संजय उसे समझाता है, अपने सीने में लगा लेते। पहली बार उसको टच किया, दुख के घड़ी में उसको टच किया, उसको सीने से लगा, उसको दिलासा देते।
कुछ दिन जाते हैं, हॉस्पिटल में रहता है। हॉस्पिटल में अब डॉक्टर ने साफ-साफ कह देता है, भाई जितने दिन जिएगा हॉस्पिटल में रहेगा तो मतलब नहीं, घर पर लेके जाओ। अपने लोगों के पास रहेगा, बीच में रहेगा। तो देखभाल करो, खिदमत करो अपने माँ का। जब तक जिएगा ऊपर वाला जब तक ज़िंदा रखेगा, इनके साथ हँसी-खुशी से रहो। ये बात समझा देते हैं डॉक्टर और संजना की माँ को डिस्चार्ज कर देता है, छुट्टी दे देता है। वो लोग लेकर घर आ जाते हैं। अब घर तो आ जाते हैं, घर आ जाने के बाद अब संजना अपनी माँ के पास हमेशा बैठी रहती है। संजय को जाना पड़ता काम के लिए, वो जाते ऑफिस जाते काम कर। लेकिन संजना की जो माँ है उसे अब लग गया था वो कभी भी इस दुनिया को छोड़ के जा सकती है। इस वजह से वो अपने बेटी को समझाती थी, जो उसके भाई को लेकर जो उसके सोच है, जो जो सोचती है वो हकीकत नहीं है, लेकिन बताना नहीं चाहती थी। उसके बारे में वो सोच ख़त्म करे, एक दूसरे से प्यार से रहे। वो कहती थी, मैं कुछ दिनों के मेहमान हूँ बेटा, तुम उस संजय को उस नज़र से मत देखा करो जो तुम गुस्से में देखती हो। देखो तुम्हारे पिता गुजर जाने के बाद संजय के अंदर कितना बदलाव आ गया, उसके चेहरे से तो हंसी गायब ही हो गई। तुम्हें देख के तकलीफ नहीं होता, कितने मेहनत करता है, दिन भर ऑफिस में रहता है, आने के बाद मेरा सेवा करता है। यही सब समझाती जो एक माँ होने की वजह से। और ये भी कहती है, जो बेटा मैं जीते जी तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हारा शादी जल्द से जल्द हो जाए और इसकी जिम्मेदारी जो है मैं संजय के ऊपर छोड़ा हूँ। संजय तुम्हारा शादी जो है जल्द से जल्द करा देगा। क्या तुम नहीं चाहती मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखूं? मरने से पहले मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। अब पिता जा चुका था, मौत हो चुका था, माँ भी जाने वाली है। संजना के सामने माँ सब कहती ही रोती है, लेकिन संजना चुप कराती है और कहती है, माँ अब परेशान मत हो, मैं संजय को कुछ नहीं कहूँगी और तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। ये सब कहती है, माँ से वादा करती है। फिर संजय आता है, शाम को आने के बाद माँ के पास बैठते, माँ से बातचीत करते। संजना बैठी हुई थी तो तभी संजय आता है। ऑफिस से आने के बाद सीधा माँ के पास, माँ के कमरे में जाते हैं और जाने के बाद माँ संजय को बुलाते हैं, जो बेटा संजय तुम मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। संजना वहीं बैठी थी। तब संजना को कहती है, संजना तुम अपने कमरे में जाओ, अब अकेले बात करना है संजय से। जैसी ये बात सुनती है संजना को फिर से गुस्सा आती है। फिर वो, क्योंकि माँ से वादा कर चुकी थी, इसीलिए वो चुपचाप उस कमरे से निकल जाती है। निकल तो जाती है लेकिन वो कमरे के बाहर चली जाती है, अपने कमरे में नहीं जाती है। वो जानना चाहती थी जो आखिर माँ संजय से क्या बात करने वाली है, ऐसा अकेले में क्या बताना चाहती है, क्या कौन सी बात कह रही है, कौन सी राज की बात बोलेगी। वो दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है, अपनी माँ के कमरे के दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। हो जाने के बाद वो सुनती है जो माँ संजय को कह रहे हैं, जो बेटा उस ड्रॉ को खोलो। एक ड्रॉ है घर के अंदर, अलमारी है, उस ड्रॉ को खोलो। उस ड्रॉ में एक लिफाफा है, जो लिफाफा के अंदर कुछ चिट्ठी वगैरह है, उसको निकालो। और एक सीडी है, सीडी कैसेट, उसको निकाला, निकाल कर माँ के हाथ में दिया। माँ ने संजय को कहते हैं, जो देखो बेटा, इस लिफाफा में और इस सीडी में कुछ ऐसी राज है जो मेरे मरने के बाद तुम इसे पढ़ोगे और इस पढ़ने के बाद तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हो, जो भी इस सीडी में है और जो भी इस लिफाफा में लिखा है तुम उसी को करोगे और उसी के हिसाब से चलोगे। लेकिन बेटा तुम्हें वादा करना पड़ेगा, जब तक मेरी मौत ना हो जाए तब तक तुम इस खत को भी नहीं पढ़ोगे और इस सीडी को भी नहीं देखोगे। संजय वादा करता है, क्योंकि संजय बड़ी ही अच्छा नेक लड़का था और वफादार था, ईमानदार था। माँ से वादा कर रहा है। पहले तो वो रोया, माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते हो, हम दोनों को छोड़कर नहीं जा सकते, पापा तो जा चुका है, आप भी ऐसे बातें करोगे। लेकिन माँ समझाती है, बेटा इस दुनिया में कौन जिंदगी हमेशा के लिए रहने के लिए आया है, सबको जाना पड़ेगा। कल तुम्हारे पापा की बारी थी, फिर कभी मेरा बारी आएगा। तो जो भी है ये तो दुनिया की रीत है, तो तुम उसे वादा करो। वादा करने का बात ही तो नहीं थी, माँ को भी पता थी। उसकी ज़बान से जो भी बात निकालती है उसे वो पूरा करते हैं, मानते हैं। संजय कहता है, ठीक है माँ। कुछ समय जाने के बाद, कुछ दिन गुजर जाने के बाद संजना के माँ की मौत हो जाती है। संजय और संजना की माँ की मौत हो जाती है।
मौत हो जाने के बाद अब उनका अंतिम संस्कार हो जाता है। अंतिम संस्कार के बाद जो है संजय एकदम पूरी तरह से टूट चुका था। भले ही उसके सगे माँ और सगा पिता नहीं था, पिता चला जाने के बाद उसके चेहरे से हंसी गायब हो चुका था, लेकिन माँ गुजर जाने के बाद संजय एकदम से टूट चुका था। वो ठीक से खाता पीता नहीं था, और जिस बहन से वो हंसी मजाक किया करते थे वो सारी चीज़ बंद हो चुका था। उसके बाद आप उससे तो बात भी नहीं करते थे। संजना कुछ दिन शोक मनाने के बाद संजना ये फॉलो करती है। संजना भी अपने माँ से वादा किया था, जो मैं अपने भाई से कभी ऐसे लड़ूंगी नहीं। लेकिन अब संजना देखती है कि मेरा भाई एकदम से बदल सा चुका है। इस वजह से वो अब सोचती है, मेरे भाई बातें नहीं करते, मेरे कमरे में नहीं आते हैं, मेरे बारे में, मेरे हंसी मजाक तो दूर है, मुझसे तो बात भी नहीं करते। ऐसा ना हो मेरे भाई कुछ कर बैठे। संजना ये भी सोचती है। संजना खुद से बातें करती, जो बात करती उसी का ही छोटा मोटा जवाब दिया करते, लेकिन ठीक से बात नहीं करते। फिर एक दिन संजना जो है अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाना चाहती थी। इस बारे में संजय को बताती है वो, जो भाई मेरे कुछ सहेली है घूमने जाना चाहती है, तो मैं भी उन लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। तो संजय कहता ठीक है जाओ, लेकिन तुम जल्द लौट आना, क्योंकि माँ ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी देके गया। तुम्हें भी पता होगा, तुम्हें भी बताया होगा। माँ ने बता के गया, बेटा मेरे मरने के बाद जो है, मेरे जीते जी अगर नहीं हो सका तो मेरे मरने के बाद जितना जल्दी हो सके तुम्हारी बहन संजना की शादी करवा देना, और जब तक शादी नहीं करवाओगे तब तक जो है मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो इस काम को तुमको जल्द से जल्द करवाना है। इस बात को संजय संजना को बताते हैं। संजना भी कहती है हाँ मुझे भी बताया था, ठीक है मैं कोशिश करती हूँ, जल्द से जल्द आ जाऊंगी। कुछ दिनों के लिए वो घूमने के लिए बाहर चली जाती है अपनी सहेलियों के साथ। जब वो बाहर से आती है तब जिस दिन आने वाली थी उस दिन फ़ोन किया, जो मैं उस दिन घर पहुंच जाऊंगी। संजय से बातें होता था फ़ोन पर। और जिस दिन आने वाली थी उस दिन देखता कि घर में कुछ हवन वगैरह जैसा, आग वगैरह जलाए जैसा शादी का माहौल में चलते हैं, वैसे ही एक शादी का माहौल जैसा बना हुआ था। घर को सजाया गया, डेकोरेशन किया गया, एक शादी का माहौल के जैसा घर को बनाया। अब ये संजना को समझ में नहीं आ रहा था आखिर संजय किसका शादी करवा रहा है, और क्या खुद शादी करना चाहता है, आखिर वजह क्या। संजना सीधा संजय को पूछता है जो ये क्या हो रहा है और किसकी शादी है। तो संजय इसमें कहता है तुम कुछ मत कहो, बस तुम मेरी बात सुनो और मैं जो कहता हूँ वैसे ही करो। तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी शादी है और इसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। जिस लड़का के साथ मैं तुम्हारा शादी करवा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा लड़का है, और माता पिता को भी पसंद था, क्योंकि उन्होंने बता के गया था जो इस लड़के के साथ शादी करवाना। और जो मुझे कुछ दिया था, माँ ने राज की बात बताया था, तो मुझे पता चल गया, और इसीलिए मैं तुम्हारी शादी जो है जल्द से जल्द करवाना चाहता हूँ, ताकि हमारी माँ को, आत्मा को शांति मिले। अब संजना को समझ में नहीं आ रहा, उसने उस लड़का को देखा भी नहीं और उसके साथ शादी करवा रहा है, लेकिन माँ की बात तो सही थी जो माँ कह के गई थी, जितना जल्द हो सके संजना की शादी करवा देना, और ये जिम्मेदारी जो है संजय को सौंप के गया था। अब जब माँ की बात आती है तो संजना भी खामोश रहती है। संजय कहता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। संजना कहती है हाँ भरोसा है। तो संजय कहता है ठीक है, तो तुम तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी है और शाम को तुम्हारी शादी हो जाएगी। शादी का तैयारी हो जाती है। संजना दुल्हन के, जो भी मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया था, सब आए थे, एकदम संजना को दुल्हन के रूप में तैयार कर दिया, और वो मंडप में जाके बैठ गया। पंडित आया हुआ था, कुछ जाने माने लोग ही आए थे, ज़्यादा हंगामा नहीं करवा रहा था शादी में। कुछ गिने चुने लोग ही आया था, उस कंपनी में काम करने वाला। आने के बाद अब उस मंडप में बैठ जाता है, घूंघट में थी। उसके बाद एक लड़का आता है, एकदम दूल्हे के भेष में, सहरा वहरा बांध के आया था। उसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था, और संजना भी घूंघट में थी। अब लोगों के सामने वो क्या घूंघट उठा के उस लड़के को चेक करे। अब दोनों पंडित के सामने बैठ जाता है। उसके बाद शादी का जो भी रीति रिवाज है वो पूरी हो जाती है। 7 फेरे ले लेता है, सिंदूर लगा देती है। सिंदूर संजय जो है लगा, अब सिंदूर संजना को मांग भर देते हैं। उसके बाद अब सारे मेहमान चले जाते हैं, लेकिन दुल्हन उसी घर में रह रही थी। दुल्हन सोच रही थी, संजना सोच रही थी, जो मेरा विदा क्यों नहीं हो रहा है,
अब शादी हो जाने के बाद दूल्हा तो मुझे लेके अपने घर चले जाएंगे, लेकिन उस संजना को, जो उस घर में काम करने वाले जितने भी थे, नौकर नौकरानियाँ नौकरानियाँ खास करके, संजना को लेकर एक कमरे में जाते हैं और वो कमरा जो है संजय का होता है। उसे भी सजाया गया था। अब इसे पता तो था, भले ही वो दुल्हन है, घूंघट में है, लेकिन उसे पता उसका ही घर है, उसका खुद का घर था। वैसे वो सोचती है तो मेरा भाई संजय का घर है, तो संजय मेरे अपने घर में क्यों लेके आया। वो सोच ही रही थी और रोए जा रही थी। माँ को याद कर रहे थे, पापा को याद कर रहे थे। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी खुशी के दिन में ना तो माँ थी ना पापा थे। वो रोए जा रही थी, तभी कुछ ही पलों में दूल्हा आता है। दूल्हा आने के बाद अंदर से दरवाज़ा बंद करता है। दुल्हन बैठी हुई थी जब तक बेड पर, जैसे ही दूल्हा का एंट्री होता है दरवाज़ा बंद होता है, वो उठ खड़ी होती है। अब जैसे ही उठ खड़ी होती है तो दूल्हा जो है अपने सहरा हटाता है। इसे देखने के बाद दुल्हन भी, अब कोई नहीं था कमरे के अंदर, दुल्हन भी अब बिंदास उसे देख रहा था। जैसे ही दुल्हन देखती है उसकी तो पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि वो दूल्हा कोई और नहीं संजय होता है। अब संजना को समझ में ये नहीं आ रहा है, ये तो उसका भाई है, भले ही उसका सगा भाई नहीं है, लेकिन वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब वो विरोध कर रही थी, ये तुमने क्या किया, तुमने मेरे साथ शादी किया, मेरे मांग भरे, मेरे साथ 7 फेरे लिए, ऐसा कैसा हो सकता है। पूरा दुनिया वाले जानते हैं तुम मेरे भाई हो, और ये हकीकत तो और है क्योंकि तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम्हें शायद नहीं पता। अभी संजना को नहीं पता थी, जो संजय को सब कुछ पता चल चुका है, सब कुछ पता है आखिर संजय है कौन। लेकिन संजना को ये राज नहीं पता थी, और संजना सोचती है संजय क्या है उसको नहीं पता। लेकिन संजना विरोध कर रही थी, तुम मुझसे कैसे शादी कर सकते हो, ये तुमने गलत किया। लेकिन संजय कहता है, देखो मैंने जो भी किया ये मेरे और हमारे माँ बाप का इच्छा था, तुम नहीं मानोगे। तुम्हें पता है, ये लेटर पढ़ लेना। एक लेटर जो चिट्ठी और सीडी दिया था, सीडी तो नहीं था, एक लेटर था। उस सुहाग रात के दिन जो है संजय ने उस लेटर को संजना को थमा के वो उस कमरे से निकाल चुका था। उस लेटर को जैसे ही खोलता है, पढ़ता है, पढ़ने के बाद संजना के होश उड़ जाता है। उस लेटर में लिखा था, बेटा संजय, क्योंकि ये दोनों का सहमति से ये चिट्ठी था, रवीन और रवीन का वाइफ यानी संजना की माँ और संजना का पिता ने इस लेटर को लिखा था। उस लेटर में लिखा था, जो संजय तुम जब बड़े हो जाओगे, संजना जब बड़ी हो जाएगी, जब तुम लोग बालिग हो जाओगे, हम लोग रहे या ना रहे तुम लोग को नहीं पता, तुम लोग कौन हो क्या हो। हम लोग चाहते हैं जो तुम जो है संजना से शादी कर लेना, और संजना को किसी भी बात पर, किसी भी चीज़ पर तकलीफ मत पहुंचाना, किसी भी चीज़ के लिए दुख मत पहुंचाना, नहीं तो हम लोग को मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा, हमारे आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। हम लोग चाहते हैं, हम लोग तुम दोनों को एक अच्छे माँ बाप के जैसा परवरिश किया, और संजना संजय तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। इसे सुनने के बाद तुम्हें दुख तो पहुंचेगा, तकलीफ तो पहुंचेगा, क्योंकि मैं जब ये बात कहूँगा, मैं अपनी जबान से तो तुम्हें कह नहीं पाया, मेरे मरने के बाद तुम्हें ये राज पता चलेगा, और पता चलने के बाद मुझे उम्मीद है तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे, क्योंकि कुछ मजबूरी थी जिसके चलते मैं ये राज तुम्हें बता नहीं पाया। जब हम लोग नहीं रहेंगे तब इस खत को तुम संजना को भी पढ़ाना। संजना को सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम्हारी जो हकीकत है इस चिट्ठी में मैं बयान नहीं कर सकता। तुम्हारी जो हकीकत है इस सीडी कैसेट में है, तुम इसे संजना को अपनाने के बाद ही उस सीडी कैसेट को देखना, उससे पहले मत देखना, या फिर संजना को भी मत दिखाना। ये उस चिट्ठी में लिखा हुआ था। अब संजय ने उस चिट्ठी को तो पढ़ा था, उस चिट्ठी को दोनों के नाम पे था, इसलिए संजना को भी दे दिया था। सुहाग रात के दिन वो चिट्ठी पढ़ा, क्या राज था, कौन था संजय, अब संजना यही सोचने लगी थी। लेकिन संजय जो है उस रात बीत जाता है, संजना रोते हुए पूरा रात बिता देते हैं। सुबह हो जाती है, सुबह हो जाने के बाद संजय जो है ऑफिस चले जाते हैं। अब ऑफिस जब चले जाते हैं, घर में सब नौकर नौकरानियाँ काम करते हैं। संजना उस कमरे से निकालती है, निकालने के बाद सब उसी का घर था। अब वो सीडी कैसेट को ढूंढने लगता है, तो देखता है कि संजय के कमरे में जो अलमारी है उस ड्रॉर में उस सीडी कैसेट भी रखा हुआ है। अब संजना जानना चाहती थी आखिर संजय है कौन। उस सीडी कैसेट में पूरा साफ साफ उस चिट्ठी में लिखा गया था, जो इस सीडी कैसेट में सब कुछ संजय का राज छुपा हुआ है। अब संजना जो है उस सीडी को निकालते अपने लैपटॉप में लगाती है, और लगाने के बाद उस सीडी को प्ले करती है। प्ले करने के बाद देखती है कि उसका पिता एकदम जवान हट्टा कट्टा रवीन उस वक्त
एक हॉस्पिटल के अंदर जाते ही हॉस्पिटल के बेड पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था। वो व्यक्ति जो है रवीन का बॉस होता है, और ये संजना को पता थी क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें जो है उनके घर में लगा हुआ था रवीन के साथ, और रवीन कई मर्तबा कह चुका है ये हमारा बिजनेस पार्टनर है, हम दोनों बहुत गहरी दोस्त हैं। वो व्यक्ति जो है बेड पर लेटा हुआ था और रवीन जो संजना का पिता हो तो उनके पास जाता है, और जाने के बाद वो व्यक्ति कहता है, रवीन तुम मेरे सबसे भरोसेमंद वर्कर हो, तुम मेरे सबसे नज़दीकी करीब के लोग हो, सबसे ज़्यादा भरोसा मैं तुम पर करता हूँ। मेरे पत्नी तो नहीं रहा, मेरे पत्नी की मौत हो चुका है, तुम्हें पता है एक्सीडेंट पे मेरे पत्नी की मौत हो चुकी है, और मेरा एक बेटा है छोटा सा जो अभी 2 साल का है। अब वो नौकरानी के हवाले है, नौकरानियाँ देखभाल करते हैं, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है मैं भी ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगा, क्योंकि मेरे पापा का जो दोस्त है नाम था विकास, रवीन का जो दोस्त है विकास, विकास का आखिरी वक्त चल रहा था। वो इतना ज़्यादा पत्नी गुजर जाने के बाद जो है इतना ज़्यादा वो शराब पीने लगा था कि उनके सारे पार्ट्स शरीर के खराब हो चुका था, लिवर डैमेज हो चुका था। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था जो आपको बचने का कोई उम्मीद नहीं है, किसी भी वक्त आपकी मौत हो सकता है। इस बात को डॉक्टर ने विकास को बता दिया था, और विकास सोच रहा था उनका मौत हो जाएगा तो उनके ये करोड़ों की जो संपत्ति है, करोड़ों की जो बिजनेस उसने खड़ा किया है, सब बर्बाद हो जाएगा, और मेरे बेटे का देखभाल कौन करेगा। तो उनके नज़र में उनके दोस्त जैसा था, भली कंपनी में काम करने वाला था, वर्कर था रवीन, लेकिन बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान था रवीन। तो विकास को लगा क्यों ना ये सारी जिम्मेदारी मैं विकास के ऊपर, रवीन के ऊपर सौंप दूँ। रवीन को उस मरते वक्त बुलाने के बाद अपने बेटे का जिम्मेदारी जो संजय है उसके जिम्मेदारी जो है विकास के ऊपर देता है, और उसका विकास जो है रवीन के ऊपर देता है, और रवीन का हाथ पकड़ के विकास कहता है, मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो, ये सारी संपत्ति जो है मैं तुम्हारे नाम पे लिख देता हूँ, जो भी मेरा प्रॉपर्टी है सारे तुम्हारे नाम पे लिख देता हूँ, और ये भी मैं वसीयतनामा में कर देता हूँ, तुम्हारे मरने के बाद ही ये सारी जो ज़मीन है, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी बिजनेस है, सब मेरे बेटे का हो जाएगा। लेकिन तुम मेरे बेटे को अपने बेटे के जैसा पालोगे, उसे पता भी नहीं चलना चाहिए, उसे भनक तक नहीं लगना चाहिए तुम उसके पिता नहीं हो। ये सारी बात जो है विकास ने रवीन को बताया था, और वसीयतनामा में जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति है, सारे उस रवीन के नाम पे कर दिया था, और ये भी उसमें लिखा हुआ था जो रवीन के मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी जो है अपना संजय का हो जाएगा। अब रवीन भी बहुत वफादार था, दोस्त था उसका विकास, भले ही उनके कंपनी में काम करता था लेकिन उसका दोस्त जैसा था, भाई जैसा था, इसलिए रवीन भी वादा कर लेता है, जो विकास तू फिक्र मत कर, तेरे बच्चे को एहसास तक नहीं होगा जो मेरा बेटा नहीं है, और तू ऐसी बातें मत कर, तू बहुत लंबा जिएगा। लेकिन विकास को पता था वो जिएगा नहीं। अब संजय की जिम्मेदारी रवीन ले लेता है, इसमें विकास बहुत खुश होता है। फिर वसीयतनामा बनता है और संजय को लेकर रवीन घर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे संजना को लगा था ये जो कुछ भी है सब उसके पापा का है, इसीलिए वो किसी भी चीज़ पर संजय का दखल अंदाजी करना उसे नागवार गुजरता था, जो मेरे पापा के हर चीज़ पे इसका हक कैसे बन सकता था। लेकिन रवीन को पता था, रवीन की पत्नी को पता थी, जो इसकी पूरी जो कुछ भी उनके पास है वो सब कुछ संजय का है और संजय का पिता का है। इसीलिए उन लोगों ने बेटे के जैसा पाला, और उन लोगों ने सोचा था जो उसकी बेटी की भी शादी जो है, कोई भी माँ बाप सोचेगा जो उसकी बेटा का जो भी ज़िंदगी है अच्छे से कटे, अच्छी जगह शादी हो। इसीलिए उन दोनों ने सोचा था क्यों ना मेरे संजना का शादी जो है उस संजय के साथ करवा दिया जाए तो दोनों खुशहाल रहेगा। इसीलिए वो चिट्ठी पर लिख कर गया था, लिफाफा में बंद करके रखा था, और मरने के बाद इसको पढ़ने के लिए कहा था। अब ये पूरी सच्चाई वो सीढ़ी में रखा था, सीढ़ी में देख लेता है संजना। अब संजना की जो नफरत थी, अब उसे लग रहा था धोखाधड़ी में संजय ने मुझसे शादी कर लिया, माँ बाप के मरने के बाद उन लोगों को धोखा दिया, ये लावारिस लड़का है, आखिर अपना रंग दिखाया। संजना के मन में यही सब पल रहा था। लेकिन इस सीढ़ी को देखने के बाद संजना की आंखें खुलती है। आंखें खोल लेने के बाद वो सीढ़ी उसी में लगा रहता है लैपटॉप में। शाम होती है, शाम को संजय आता है। संजय उस कमरे में नहीं जाता था जिस कमरे में संजना रहती थी, क्योंकि संजना जो है उसे
दिल से माना नहीं था, नफरत करते थे, ये संजय को भी पता था। शाम होती है, संजय आता है, संजय अपने कमरे में चले जाते हैं। बहुत सारे कमरा बना हुआ था, बड़े लोगों का घर था। लेकिन संजना यहाँ इंतजार कर रही थी जो संजय क्यों नहीं आया। अब उसका आंखें खोल चुकी थी। जब काफी देर हो गया, संजना सोचती है क्यों ना वो खुद संजय के कमरे में जाए। संजय के कमरे में वो जाती है। जाने के बाद संजय से बातचीत करती है और संजय कहता है, अरे संजना क्या हुआ, तुम मेरे कमरे में, सब ठीक तो है? तो संजना कुछ नहीं कहती है। संजना कहती है, तुमने मुझसे शादी किया और तुम मुझसे अलग क्यों रह रहे हो? तब संजय कहता है, देखो ये शादी जो है तुम्हारी मर्जी के बिना हुआ था। तुम इस शादी से खुश नहीं हो, मुझे भी पता है, लेकिन मैं क्या करता, ये माँ बाप का इच्छा था, मेरे माँ बाप का, तुम्हारे माँ बाप का आखिरी इच्छा था। इसीलिए मैं अपने माँ बाप जो गुजर चुका है उन लोगों को ठेस कैसे पहुंचा सकता था, उन लोगों को तकलीफ कैसे झेल सकता था। उन लोग मरने के बाद भी अगर हम लोग उनका बात नहीं माने, खास करके मैं नहीं मानूं, तो मैं कैसे औलाद हूँ। इसीलिए मैंने माँ बाप का भला चाह के इस शादी को किया। भले ही तुम इस शादी से खुश नहीं हो, नाराज हो, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम ये मत सोचो जो मैं तुमसे ज़बरदस्ती हक जताऊंगा जो तुम मेरे पत्नी हो, ये हो वो, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो ये भी मुझे पता है, और तुम इस शादी को नहीं मानते हो, तुम मुझसे डिवोर्स चाहते हो ये भी मुझे पता है। कुछ दिन बस यूँ ही गुजर जाने दो, फिर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तुम्हें जहाँ चाहे, तुम्हारा दिल जहाँ चाहे तुम वहाँ जाकर उस लड़के से शादी कर लेना, मैं परमिशन देता हूँ। और मैं वकील से बात भी कर रहा हूँ। यहाँ क्या, माँ बाप का भी इच्छा पूरी हो गई, मैं तुमसे शादी कर लिया और उसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स भी दे दूंगा, तुम अपनी मर्जी से शादी कर लेना। इसे सुनने के बाद संजना रोने लगती है। संजय कहता है, देखो रो मत, मैं जो बोलता हूँ करता हूँ, तुम्हें भी पता है। लेकिन संजना उस वजह से नहीं रो रही थी, संजना की आंखें खोल चुकी थी। संजना कहती है, नहीं, मैं तुम कौन कहा मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूँगी, मैं तो तुम्हारे साथ इसी घर में रहना चाहती हूँ। लेकिन संजय कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम मुझे अपना पति नहीं मानते हो, तुम मुझसे नफरत करते हो और तुम इस घर में तो कैसे रह सकते हो? तब संजना दौड़ते हुए जाती है, संजय के पैर में गिर जाती है और पैर पकड़ के माफ़ी मांगते हैं। जो मुझे सब कुछ पता चल गया, मुझे सब कुछ मालूम हो गया, तुम कौन हो और तुम्हारी सच्चाई क्या है, तुम्हारी हकीकत क्या है। तब जो है संजय उसे हाथ पकड़कर उठाते हैं और उठाने के बाद कहते, क्या पता चल गया? बड़ी प्यार से पूछता है। बहुत दिनों के बाद संजय संजना से बातें कर रहा था और प्यार से पूछ रहा था, तुम्हें क्या पता चल गया? तब संजना कहती है, वो जो माँ तुमको सीढ़ी और लिफाफा तो देके गया था, तुमने तो चिट्ठी तो पढ़ा दिया था, लेकिन उस सीढ़ी में क्या था इस राज को मुझे नहीं पता था। तुम जब ऑफिस चले गए, मैं उस सीढ़ी को निकाल कर देखा, उस सीढ़ी से मुझे साफ साफ पता चल गया, जिस वजह से मैं इतराती थी, जिस वजह से मैं तुमसे नफरत करती थी, वो सारी चीज़, वो सारी प्रॉपर्टी, ये सारे घर, ये सारी दौलत, ये तो तुम्हारा है, तुम्हारे पापा का था। तुम्हारे पापा ने ही तो हम लोगों को पाला है एक तरह के देखा जाए तो। और हम, खास करके मैं, तुमसे नफरत करने लगी, तुमसे नफरत करती थी, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। मुझसे अपने से दूर मत करो, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही मरना चाहती हूँ। इस बात को कहने बाद फूट फूट कर रोने लगे और उसको सीने से लगा लिया, संजय के सीने में लग गया। लेकिन संजय थोड़ा उसे दूर करते हैं और कहते हैं, देखो तुम्हारी गलत फहमी जो दूर हुई यही काफ़ी है, लेकिन तुमने जो गलत किया इससे तो तुम्हें सज़ा मिलना चाहिए। संजना कहती है, जो तुम सज़ा देना चाहते हो दे सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तब संजय कहता है, अच्छा ऐसा है तो एक काम करो, एक डंडा लेके आता हूँ, तुम्हें मार पड़ेगी। तब संजना जो है उसकी तरफ देखने लगती है और सर नीचे कर लेती है, जो तुम्हें अगर मुझे मार कर ही खुशी मिलती है तो ये भी तुम कर लो, मैं मार खाने को भी तैयार हूँ। तब कहीं दिनों बाद संजय जो है हंस देता है। इस हंसी को देखने के बाद संजना भी रोते हुए हंस देती है, क्योंकि संजना देखा था जब से उसके पिता का मौत हुआ था, फिर माँ के मौत हो चुका था, संजय जो है एकदम हंसना भूल चुका था। अब कई दिनों बाद जब संजय के चेहरे पर हंसी आया, इसे देखकर संजना भी रोते हुए भी वो भी हंस देती है और फिर दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में दिल से मान लेते हैं और मानने के बाद दोनों पति पत्नी की जैसा है, शादी तो हो चुका था, दोनों रहने लगते हैं और साल गुजर जाने के बाद उन दोनों के बीच में एक बेटा भी आता है और इस तरीके से इस कहानी को ख़त्म होता है। वाकई ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प था
मुझे तो बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। इस वजह से मैं इस कहानी को आप लोगों के लिए बनाया। आप लोगों को इस कहानी के ऊपर अगर कुछ कहना है, कुछ बताना है, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हो। और हाँ, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, या फिर आप मुझे बात करना चाहते हो, ऐसी बात करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टा से भी जुड़ सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी स्टोरी बाय रहमान से आपको इंस्टा में मिल जाएगा, सर्च करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। बहरहाल, अपने साथ-साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।